वेलकम टू इंसेप्शन यूपीएससी। मेरा नाम भूपेंद्र है और आज हम बात करेंगे इकोनॉमी की। इकोनॉमी में भी एक हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, दैट इज इन्फ्लेशन। उसके बारे में बात करेंगे, समझेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या होते हैं, इसको मेजर करने का तरीका क्या होता है और इसका इम्पैक्ट किस पर क्या पड़ता है। अब इम्पैक्ट क्या पड़ता है और किस पर पड़ता है, इसको समझने के लिए आप ये समझो कि सरकार पर क्या पड़ता है, हम पर क्या पड़ता है, यानी कॉमन सिटी लोगों पर। ठीक है, या आरबीआई पर क्या असर पड़ता है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज पर क्या असर पड़ता है, हमारे फॉरेक्स रिजर्व पर क्या असर पड़ता है, इन सब के बारे में देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि इन्फ्लेशन एक ब्रॉड टॉपिक है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहले समझते हैं कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। ठीक है, इन्फ्लेशन बोले तो महंगाई। अब महंगाई हम शुरू बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि सब महंगाई बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही है। इसका मतलब क्या होता है, मैं किसी भी चीज को महंगा हम कब कहते हैं। ठीक है, कैसे बोल सकते हैं कि भाई इस प्रोडक्ट में इन्फ्लेशन आ गया। तो अगर हमें किसी को महंगाई बतानी है या इन्फ्लेशन बताना है तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स रहेगी, कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी को समझाना है तो विदाउट रेफरेंस पॉइंट हम कुछ समझा नहीं सकते। ठीक है, तो अब हम मान के चलते हैं, एक पेन सपोज कर लेते हैं, सपोज करिए एक पेन है जो कि 2010 में आता था ये 10 रुपए का। ठीक है, लेकिन 2023 में ये सेम पेन हो गया है अब 20 रुपए का। अगर हम किसी को बताते हैं कि देखो साहब, पहले ना जो पेन 10 रुपए का आता था अब वो 20 रुपए का हो गया है ना, तो इसका मतलब वो पेन में 10 रुपए महंगा हो गया है। अब यहाँ पे आप तो किसी को महंगाई समझा सकते हो, बड़े आसानी से समझा सकते हो, क्योंकि प्राइस डिफरेंस बताकर, और प्राइस डिफरेंस भी किसका, ओवर द टाइम पीरियड। ऐसे नहीं सेम टाइम में नहीं बता सकते हम कि भाई ठीक है आज इतना था आज इतना हो गया। इस तरह से महंगाई नहीं नापी जाती, एक टाइम रेफरेंस होता है, तो उसको देखते हुए हम जो प्राइस डिफरेंस है उसे कोट कर पाते हैं। कहने का मतलब ये है कि देखो साहब 2010 में ये 10 रुपए का था और 2023 में ये 20 रुपए का हो गया, यानी प्रोडक्ट हमारा 10 रुपए महंगा हो गया, तो महंगाई तो है। महंगाई मतलब किसी प्राइसेस के, किसी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ना। ठीक है, किसी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ना, ये कहलाता है हमारा इन्फ्लेशन। अब बात करते हैं कि साहब जो इन्फ्लेशन होता है, इसको क्या हम सिर्फ एक कमोडिटी के प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन क्लेम कर सकते हैं? देखो हाँ, लेकिन नहीं भी। दोनों ही बातें होती हैं। कैसे? आप एक पेन के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो फिर आप बोल सकते हो हाँ भाई इन्फ्लेशन है इसमें। लेकिन जब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, क्या इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, तो वहां पर हम सिर्फ एक कमोडिटी को ध्यान में रखते हुए क्लेम नहीं कर सकते। वहां हमें मल्टीपल कमोडिटी चाहिए, एक जनरलाइज परसेप्शन चाहिए। एक स्पेसिफिक परसेप्शन या स्पेसिफिक डेटा से हम इन्फ्लेशन पूरी इकोनॉमी के लिए क्लेम नहीं कर सकते। सिर्फ पेन के प्राइस बढ़ने से हम ये नहीं बोल सकते कि साहब इंडिया की इकोनॉमी बहुत महंगी हो गई है, इंडिया की इकोनॉमी इन्फ्लेशन चल रहा है। ये क्लेम करना थोड़ा सा गलत रहेगा। अब गलत आप ऐसे मान के चलो कि कोई क्लास है जिसमें 100 बच्चे बैठे हुए हैं और उनमें से एक बच्चा फेल हो गया। हमने उस बच्चे को पकड़ा कि देखो साहब ऐसा है कि जो 10th क्लास का ये बच्चा है ये फेल हो गया, इसका मतलब ये पूरी क्लास नहीं पढ़ती और मास्टर ने कुछ पढ़ाया नहीं। ये तो ऐसे हो गया वो कि भैया किस, आज के जमाने में हर किसी की गर्लफ्रेंड होती है। अब ये बोलना भी सही नहीं है क्योंकि कुछ की नहीं भी होती है, लेकिन जनरलाइज परसेप्शन बनाना किस सिर्फ एक स्पेसिफिक डेटा से या स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा से जनरलाइज परसेप्शन बनाना थोड़ा सा बेईमानी होगा, तो नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम क्या करें, हम एक काम करते हैं, नंबर ऑफ कमोडिटीज ले लेते हैं। एक काम करते हैं, बास्केट ले लो। ठीक है, एक बास्केट ले लो और इसमें जो भी जरूरत का सामान है डेली यूज का वो सब इसमें रख लो। ठीक है, अब इस बास्केट के प्राइसेस को कंपेयर करना है ओवर द पीरियड। ठीक है, ओवर द टाइम पीरियड हमें इसे कंपेयर करते हैं। मान के चलो कि सब 2010 में इस बास्केट को खरीदने के लिए हमें अपनी जेब से 1000 रुपए देने पड़ते थे। कितने देने पड़ते थे? 1000 रुपए। और इस बास्केट में क्या है, जो हम डेली यूज में इस्तेमाल में सामान लेते हैं वो। ठीक है, जनरल कमोडिटीज इसमें रखी हुई है। अब पता चला कि साहब 2023 में सेम बास्केट को परचेज करने के लिए हमें अब 1500 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि देखो साहब ऐसा है कि बास्केट महंगी होती जा रही है और ओवर द टाइम पीरियड 500 रुपए इसमें बढ़ चुके हैं।
तो इन्फ्लेशन तो है, क्लियर है कि भाई चीजें महंगी हो रही तो इन्फ्लेशन है। अब इस बास्केट के प्राइस बढ़ने से हम ये कुछ हद तक क्लेम कर सकते हैं कि हाँ पूरी इकोनॉमी की हालत यही होगी, यानी पूरी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगा। अब अगर इस तरीके से क्लेम करते हैं तो फिर ठीक है, ये थोड़ा सा समझ में भी आता है ना, ये थोड़ा सा ऐसा लॉजिकल भी समझ में आता है, भाई नंबर ऑफ कमोडिटीज है, किसी एक पर डिसाइड नहीं कर रहा है। अब इसको लिखते कैसे हैं कि डेफिनेशन लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, द प्राइस राइज ऑफ बास्केट ऑफ कमोडिटी ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो इतना समझ में आ गया हमें कि भैया अगर किसी को महंगाई बतानी है तो दो चीजें होनी बहुत जरूरी है, एक प्राइस होना जरूरी है, दूसरा टाइम रेफरेंस होना जरूरी है। इन दो एलिमेंट्स के अलावा हम किसी भी तरीके से इन्फ्लेशन नहीं बता सकते। इतना समझ आ गया, महंगाई का मतलब, इन्फ्लेशन मतलब चीजें महंगी हो रही हैं ओवर द टाइम पीरियड। ठीक, अब बात करते हैं कि सब जो इन्फ्लेशन होता है, चलो चीजें महंगी होती जा रही हैं, कोई चीज मान के चलो जो पेन, जैसे मैंने बात की थी पेन 10 रुपए का आता था, 2023 में 20 रुपए का हो गया और इसके प्राइस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पता चला कि साहब 2024 में इसको जो 20 रुपए वाला पेन था ये बढ़कर हो गया 100 रुपए का। ठीक है, अगर हम ये बोल दें कि साहब जो 10 रुपए का पेन 2010 में आता था, 2023 में ये पेन आता है अब हमारा 20 रुपए का, और 2024 में ये पेन आता है अब 100 रुपए का। तो इतना हमें समझ में आता है कि इन दोनों के बीच में जो महंगाई थी वो थोड़ी स्लो थी, लेकिन 2023 2024 के बीच में जो महंगाई है बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब महंगाई तो तेजी से बढ़ रही है, क्या परचेजिंग कैपेसिटी भी बढ़ रही है लोगों की, क्या खरीदने की क्षमता भी बढ़ रही है? जवाब है नहीं बढ़ रही है। तो इसका मतलब हो गया कि एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा, अगर इसी रेट से महंगाई बढ़ती रही, इसी रेट से प्राइस बढ़ते रहे, तो एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहां लोग पेन खरीदने से ही मना कर देंगे। अब तुम भी सोचो जरा, जो 10 रुपए 20 रुपए का पेन है उसके लिए तुम्हें 100 रुपए देने पड़ रहे हैं, क्या खरीदोगे पेन? मोस्टली लोगों का जवाब होगा कि नहीं, इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, है ना, सिर्फ पेपर होंगे तभी खरीदेंगे, बाकी तो फिर हम ऐसे ही काम चला लेंगे। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे नहीं सर पेन नहीं खरीदेंगे, हम तो पेंसिल खरीदेंगे क्योंकि वो 3D देख कर आए। ये पेन तो सिर्फ एक हमने आइडेंटिटी के लिए ले रखा है, महंगाई तो पूरी इकोनॉमी में हो रही है, ये तो पेंसिल भी तो बढ़ेगी। ठीक है, खैर ये बताओ, अगर तुम्हें पता चलता है कि 2024 के लास्ट तक जो पेन था इसके प्राइस हो गए 500 रुपए, क्या अब पेन खरीदोगे? मोस्टली बच्चे कहेंगे कि साहब हम तो पेन चोर बन जाएंगे, हम नहीं खरीदेंगे, तो कहीं से चोरी कर लेंगे। कर सकते हो, आपकी अपनी श्रद्धा है, कपूर नहीं है। ठीक है, खैर, खैर कहने का मतलब ये है कि देखो, अगर महंगाई एकदम तेजी से बढ़ती रहे, है ना, तो एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा, एक ऐसा ब्रेकडाउन पॉइंट आएगा जहां पर आप प्रोडक्ट को खरीदने से मना कर दोगे, क्योंकि आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, या कोई उसे अफोर्ड करना कोई सेंस नहीं बनाता। एक पेन को 500 रुपए में खरीदना कहीं से भी सेंस बनाता नहीं है, इसकी जगह पे हम कोई अल्टरनेटिव अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम पढ़ना लिखना ही छोड़ देंगे, ये ज्यादा सेंस बनाता है कि नहीं? अच्छा, अब ये जो पॉइंट आ गया ना 500 रुपए वाला, कि साहब ये जो पॉइंट है ना, ये प्राइस जो कमोडिटी है इसके मैक्सिमम प्राइस हो गए, अब इससे ऊपर अगर प्राइस जाएंगे तो कोई खरीदेगा नहीं, यानी 500 रुपए ऐसा पॉइंट आ गया कि एक कैप लग गया, एक तरीके से स्टैग हो गए, जो हमारे प्राइस हैं वो स्टैगनेंट हो गए, इसके ऊपर जाने का कोई लॉजिक है नहीं, नीचे आ नहीं रहे, प्राइस वहीं पे रुक के रह गए। ठीक है, अब ऐसी कभी सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन को बोलते हैं हम स्टैगफ्लेशन। क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन। हमने शुरुआत की थी इन्फ्लेशन से, हमारे प्राइस बढ़ते गए और बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गए? स्टैगफ्लेशन, यानी ऐसा पॉइंट जहां पर प्राइस आके हमारे स्टैगनेंट हो जाते हैं, रुक जाते हैं। स्टैगफ्लेशन वो पॉइंट है जहां पर इन्फ्लेशन अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर होता है। ठीक है, इन्फ्लेशन अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर होता है। अच्छा, कोई चीज महंगी है तो आप ये मान के चलना, यहाँ पे आप लिख देना कि हाईएस्ट इन्फ्लेशन,
ठीक है, और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट। अभी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसको पॉइंट 1 डाल देना, जो मैं आगे चल के वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि स्टैगफ्लेशन में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा चलो अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ आगे की बात क्यों करते हैं। एक बात मुझे बताओ, कोई चीज आप खरीदते हो, खरीदते कैसे हो? जब आपके पास पैसा आता है, यानी आपकी इनकम आ रही है। ठीक, इनकम कहाँ से आ रही है? कहीं पर आप काम कर रहे हो, आप कोई वर्क कर रहे हो, वहां से आपको सैलरी मिल रही है। इस सैलरी के को आप खर्च करते हो मार्केट में जाके, है कि नहीं? इस सैलरी को खर्च कर रहे हो कहाँ पे? मार्केट में जाके। अब मार्केट में क्या है? प्रोडक्ट्स हैं। अब इन प्रोडक्ट्स को बनाता कौन है? फैक्ट्री बनाती है। इस फैक्ट्री में काम कौन करता है? हम लोग काम करते हैं। एक चीज समझ में आ रही है तुम्हें कि ये पूरा सर्कल है इनकम के आने का और इनकम के खर्च होने का। आप सपोज करो किसी फैक्ट्री में हो, मान के चलते हैं कि आप टाटा वाली कंपनी हो, वो एक गाड़ी बना रही है हैरियर। ठीक, उसमें काम करते हो, उसमें काम करते हो, आपको सैलरी मिली, सैलरी आप इकट्ठे करते रहे, मार्केट में गए और आपने टाटा हैरियर परचेज कर। तो जो पैसा आपने टाटा से लिया था एज ए सैलरी के तौर पे, वो आपने परचेजिंग में खर्च कर दिया, और पैसा किसके पास लौट के चला गया वापस से? टाटा के पास। ये चीजें समझ में आ रही है? आप खर्च कर रहे हो और आपको पैसे मिल रहे हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों ही चीज। ठीक, अब मैंने आपसे बोला कि किसी कारण की वजह से जो प्रोडक्ट है इसके प्राइस महंगे हो गए, ये बढ़ गया, लेकिन आपकी जो सैलरी थी ये उतनी तेजी से नहीं बढ़ी। ठीक है, आपकी जो सैलरी है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ी जिस तेजी से प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ गए। तो अब क्या करोगे? क्या उसे खरीद पाओगे? क्या ऐसी बात है, उसे नहीं खरीद पाओगे। और जब आप खरीदोगे नहीं तो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, और अगर प्रोडक्ट बिकेगा नहीं तो कंपनी बनाएगी नहीं, और अगर कंपनी बनाएगी नहीं तो आपको काम नहीं मिलेगा। अब ये रिवर्स साइकिल चलने लगी। साइकिल को समझना, तुम्हारी कंपनी इसीलिए चल रही है क्योंकि तुम उसका सामान खरीद रहे हो, या तुम नहीं खरीद रहे हो, कोई और कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को खरीद रहा है। ठीक है, अब इस पॉइंट को समझ में आ रहा है कि नहीं, कि तुमको सैलरी इसलिए मिल रही है क्योंकि तुम उसे खरीद रहे हो। अगर तुम इसे खरीदना ही बंद कर दो, फैक्ट्री बनाना ही बंद कर देगी, क्योंकि फैक्ट्री फ्री में तो बनाएगी नहीं, है ना? और जब फैक्ट्री बनाना बंद कर देगी, तुमको काम नहीं मिलेगा, तुम्हारी जॉब चली जाएगी, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। क्या आएगा? अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाएगी, परचेजिंग पावर के से ये बाहर जाती जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट का आना तय है। तो हमने यही तो बात की थी यहाँ पर कि स्टैगफ्लेशन क्या है? एक ऐसी सिचुएशन जहाँ हाईएस्ट इन्फ्लेशन है, आप चीजों को परचेज नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो फैक्ट्री बनाएंगी नहीं, फैक्ट्री बनाएंगी नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो यहाँ पे हाईएस्ट इन्फ्लेशन और हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। हाईएस्ट तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत बड़ी मात्रा में अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। और अगर ये सर्कल चलना बंद हो गया, जो अभी हमने यहाँ पे बात की थी, सेल परचेज वाला ये सर्कल बंद चलना बंद हो गया, तो हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी क्या? नहीं करेगी। क्या करेगी? नेगेटिव जाएगी, डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। ठीक है, दैट लीड टू डाउनफॉल। जब हमारी इकोनॉमी में डाउनफॉल आता है तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं डिफ्लेशन। क्या बोलते हैं? डिफ्लेशन। और अगर ये डिफ्लेशन 2 महीने से ज्यादा रहता है, ठीक है, और हमारी जो ग्रोथ रेट है ये नेगेटिव जाना शुरू हो जाती है, ध्यान रखना, डिफ्लेशन 2 महीने से ज्यादा रहे और हमारी ग्रोथ रेट नेगेटिव चली जाए, ठीक है, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं रिसेशन। रिसेशन। अगर रिसेशन हमारी इकोनॉमी में 6 महीने से ज्यादा बना रहे,
इफ रिसेशन परसिस्ट फॉर मोर देन 6 मंथ, और हमारी जो ग्रोथ रेट है वो लगातार नेगेटिव में ही बनी हुई है, तब हम अपनी इकोनॉमी को जानते हैं डिप्रेशन के नाम से। तो हम क्या बोलेंगे? डिप्रेशन। अब ध्यान रखना, डिप्रेशन सिर्फ प्यार मोहब्बत में नहीं आता, ठीक है, ये इकोनॉमी में भी आता है। और यकीन मानना, जो प्यार मोहब्बत वाला डिप्रेशन है और इकोनॉमी का डिप्रेशन, दोनों सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जब आदमी को धोखा मिलता है या डिप्रेशन में जाता है, ठीक है, तो क्या उदास हो जाता है, किसी से कुछ बोलेगा नहीं, चालेगा नहीं, है ना, बिल्कुल शांत शांत सा रहेगा, कोई हलचल नहीं, कोई उमंग नहीं, कोई तरंग नहीं, ठीक है, एक उदास कोने में पड़ा रहेगा। इकोनॉमी में भी यही होता है। इकोनॉमी में जब डिप्रेशन आता है तो मार्केट सुनसान, जो गलियों जिन गलियों से गुजरने के लिए धक्का मुक्की करनी पड़ती थी, वो गलियां शांत पड़ी हुई हैं, दुकानदार एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, तेरा बेका क्या, तेरा बेकार नहीं, वैसे बोनी तक नहीं हुई। इस तरीके की मायूसी, मनुष्य छा जाती है इकोनॉमी में भी। हर कोई घर में बैठा है सर, किसी के पास जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो कुछ मार्केट में हलचल नहीं है। अब आप ऐसे इमेजिन करके चलो, जैसे कोविड आया था, तो कोविड के दौरान आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जिस घर का खर्चा महीने में 20,000 या 50,000 में चल जाता था, जो एक पर घर पूरे महीने में 50,000 रुपये खर्च कर लेता था, कभी राशन लाना है, कभी कुछ लाना है, कभी घूमने जाना है, यानी 50,000 रुपये जिस घर का, मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस घर का खर्चा अगर 50,000 रुपये आता था, जैसे ही कोविड का लॉकडाउन लगता है और मार्केट शट डाउन होता है, तुरंत ये घर वाले अपनी सेविंग करना शुरू कर देते हैं कि भैया ऐसा है कि अब लॉकडाउन कब खुलेगा किसी को नहीं मालूम, जो पैसा है इसी से काम चलाना है। तो जो खर्चा आपका पर मंथ 50,000 के हिसाब से होता था, वो तुरंत घटकर 10,000 रुपये पर मंथ आ जाता है। कोई एक्स्ट्रा शॉपिंग नहीं करनी है, कोई एक्स्ट्रा फिजूल खर्चे नहीं करने हैं। इवन जिसके पास पैसा उसने उधार दे रखा था, वहां से पैसा और मंगा लिया। शेयर मार्केट, जिन लोगों ने शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा था, तुरंत धड़ाधड़ रातों रात पैसा निकाला गया, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, कुछ पता नहीं आगे क्या होगा। तो जो पैसा मार्केट में हमने लगा रखा है, मार्केट से वो पैसा भी निकाल लिया और अपने पास रख लिया, कुछ पता नहीं भाई, अब इस पैसे से ही गुजर चलानी है, पैसे से ही काम चलाना है। इस लेवल तक आप डर जाते हो, और फिर क्या करोगे? तो ये हमने मान के चल लिया कि भाई बहुत नेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही हैं, तो अब क्या, डिप्रेशन से बाहर कैसे निकलते हो? जो लोग गए हों डिप्रेशन में, वो पता होगा उन्हें कि डिप्रेशन से बाहर कैसे निकलते हो। एक ही सहारा होता है, ओल्ड मॉन्क। मतलब, लेकिन इकोनॉमी वाले से कैसे निकलोगे? इकोनॉमी वाले से भी वही ओल्ड मॉन्क। ओल्ड मॉन्क क्या है? देखो, एक बड़े थिंकर हुए हैं, जॉन मेनार्ड केनीस, ठीक है, ये अमेरिकन थिंकर, ठीक है। तो जब, अच्छा, ऐसा अमेरिका में हुआ है, एक और चीज बतानी थी, ऐसा अमेरिका में हो चुका है, कब हुआ था? जो डिप्रेशन में कभी कोई कंट्री गया है? हाँ गया है, अमेरिका गया है। कब गया है? 1929, ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन। अब 1929 में ग्रेट डिप्रेशन क्यों आया था? के पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी ये है कि देखो साहब, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब हुआ था? 1914 से लेकर 1919 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भैया लड़ाई चल रही थी, वो चल रही थी यूरोप में। पूरा वॉर थिएटर कहाँ था? यूरोप में। कौन कौन लड़ रहा था? इधर फ्रेंच, इधर जर्मनी, इधर ब्रिटेन, और तमाम आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे, मर रहे थे, कट रहे थे। ये सिचुएशन चल रही थी। अब जो मजे ले रहा था वो था अमेरिका।
क्यों? क्योंकि तो अमेरिका की ना 1914 से पहले कोई खास हैसियत नहीं हुआ करती, कोई खास औकात नहीं होती। इसे बराबर का भी नहीं मानता था यूरोप। यूरोप तो बोलता था कि ये तो अमेरिका तो वो कंट्री है जो हमारे चोर चक्कों ने बसाया हुआ है, ये क्या हमारी बराबरी करेगा। तो अमेरिका की कोई हैसियत ही नहीं थी। ठीक है? लेकिन जब वॉर शुरू होता है और अमेरिका दूर बैठा है, यूरोप लड़ने में व्यस्त है, सारी फैक्ट्रियां इनकी कंज्यूम हो गई, अमेरिका को मौका मिला। अमेरिका ने कहा कि देखो ऐसा है, लड़ते रहो, जिसको पैसा चाहिए पैसा हम देंगे, हथियार चाहिए हथियार हम दें, लेकिन लड़ाई बंद नहीं होनी चाहिए। अमेरिका ने ब्रिटेन को भी हथियार दिए, फ्रांस को भी दिए, जर्मनी को भी दिए, यानी दोनों पार्टीज को हथियार सप्लाई कर रहा है, दोनों पार्टीज को ये पैसे दे रहा है। ये साहूकार की भूमिका में एकदम आ गया। देखो पैसे और हथियार की कमी नहीं होगी, ये लड़ाई नहीं रुकनी चाहिए। और ये यूरोप वाले जो बहुत ज्यादा अपने आप को खैर समझते थे, पहली बार किसी के चक्कर में फंसे, तो मजा आ गया फंस के। अमेरिका ने अपने बैंकिंग सेक्टर को बूम किया, लोन देकर। वेपन सेक्टर को बूम किया, सप्लाई कर कर यूरोप में, और चल रही लड़ाई। तो 1914 से लेकर 1919 तक का वो दौर था जब अमेरिका की इकोनॉमी बूम कर गई। अमेरिका को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, और क्योंकि उसने सबको कर्ज दे रखा था, और कर्ज का नियम ये होता है कि देखो भाई ऐसा है कि हमको ना रेगुलर इंटरेस्ट आता रहेगा, तो बैंकिंग सेक्टर बिल्कुल निश्चिंत था कि हमारे पास तो पैसा आएगा, क्या कोई हारे या जीते, हमारा पैसा तो हमारा है, कौन इसे मना करेगा। ठीक है? और हथियार तो बिक चुके थे, तो अच्छा इसलिए तुम देखो अमेरिका में एक कल्चर चलता है, गन कल्चर। ठीक है? अमेरिका में आपको हथियार लेने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे जो वेपन इंडस्ट्री है बहुत तगड़ा नेक्सस क्रिएट करके रखती है कि यहाँ पे लाइसेंस लागू ना किया जाए, भले ही कितनी भी फायरिंग हो जाए, कितने भी लोग मर जाएं, लेकिन लाइसेंस क्रिएट ना हो जाए। लाइसेंस क्रिएट हो गया तो सरकार के हाथ में पावर चली जाएगी, वेपन खरीदने से लोग डरेंगे, बचेंगे, और जब वेपन लोग खरीदेंगे नहीं तो वेपन इंडस्ट्रीज खत्म हो जाएंगी। इसलिए अमेरिका का पूरा जो धंधा है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, वो हथियार बेचने का है। इंडिया से जब भी बात करेगा, हमारा फाइटर प्लेन ले लो, हमारी मिसाइल ले लो, हमारा ये ले लो, हमारा वो ले लो, हमारी ले लो। ठीक है? इस तरीके से बातें करता है। ठीक? अब तुम समझो, हारा कौन? जर्मनी। जीता कौन? फ्रांस। ठीक है? फ्रांस के साथ साथ ब्रिटेन का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक? अब जर्मनी हार गया तो जर्मनी पर एक ट्रीटी साइन करवाई जिसे बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल। 1919 में ट्रीटी साइन होती है, और जर्मनी की सारी सेना खत्म कर दी जाती है, लिमिटेड सेना छोड़ी जाती है। जर्मनी के जो लैंड एक्वायर किया था जर्मनी ने, वो उससे छीन लिया जाता है। इवन जर्मनी का अपना खुद का लैंड छीन लिया जाता है। ठीक है? जर्मनी के पास जो माइनिंग थी वो सारी माइंस छीन ली जाती, जो फैक्ट्री थी वो छीन ली जाती, और जर्मनी के ऊपर वॉर इंडेमिनिटी लागू कर दी जाती है, यानी जो भी खर्चा हुआ है वॉर के दौरान, किसका? फ्रेंच का, ब्रिटेन का या और कंट्रीज का, वो सब भी जर्मनी को ही पे करना है। ठीक है? और फ्रेंच और ब्रिटेन बिल्कुल निश्चिंत हो गए थे कि देखो साहब, जर्मनी से जो पैसा आएगा उससे हम अमेरिका का लोन लौटाते रहेंगे। और जर्मनी की मजबूरी थी कि वो हार चुके थे, बात माननी ही माननी थी। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, जर्मनी से पैसा आया फ्रांस के पास, ब्रिटेन के पास, ब्रिटेन और फ्रांस ने पैसा दे दिया अमेरिका के पास, अमेरिका ने फिर से जाके लोन दिया किसी और कंट्री को जाके। तो ये लोन का चक्कर चलता रहा। 1928 आते आते जर्मनी ने हाथ खड़े कर दिए। जर्मनी ने बोला कि देखो भैया ऐसा है कि अब हमारे पास नहीं है फूटी कोड, अब कर पाओ सो कर लेना, अब हमारे पास नहीं है एक भी पैसा जो हम तुम्हें लौटा पाए। और जब जर्मनी डिफॉल्ट हो गया, अब ब्रिटेन फ्रांस परेशान, यार पैसा आ रहा था, अब लोन कैसे चुकाएंगे। तो ब्रिटेन फ्रांस ने बोल दिया कि साहब वो आगे वाले से आना था, वो हमारे पास आया नहीं, तो हमारे पास ही पैसा नहीं है। जब यूरोप ने हाथ खड़े कर दिए कि साहब हमारे पास पैसा नहीं है, अब अमेरिका टेंशन कि भाई गए अब तो। अमेरिका का शेयर मार्केट 1929 में धराशायी, बहुत बुरी तरह गिरा। अब तुम कहोगे साहब इसमें शेयर मार्केट कहाँ से आ गया, तुम तो अभी वेपन्स की बात कर रहे थे, बैंक की बात कर रहे थे। तो देखो बच्चे, जब वेपन इंडस्ट्री और बैंक इंडस्ट्रीज
जब बूम कर रही थी तो वहां के लोगों ने अपनी अपनी सेविंग इनके शेयर्स में लगा दी कि भैया अच्छा पैसा कमाएंगे। और जब पैसा आना बंद हो गया, बैंक डिफॉल्ट हो गए, बैंकरप्ट हो गए, वेपन इंडस्ट्रीज खत्म सी होने लगी, तो इनके शेयर्स भी गिरने लगे। जब शेयर्स गिरे तो फिर लोगों ने डर की वजह से अपना सारा पैसा निकालने की कोशिश की और शेयर मार्केट पूरी तरह से खत्म। और जब अमेरिका गिरा, उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे पड़ा। यूरोप तबाह, अमेरिका तबाह, वर्ल्ड तबाह। और डिप्रेशन, इस लेवल का डिप्रेशन साहब, गजब का, मतलब हाँ मजा आ गया। इस लेवल का डिप्रेशन, आदमी के पास खाना नहीं है, कपड़े नहीं है। इवन यूरोप में जो ठंड पड़ती थी, वो ठंड से लोग मारे जा रहे थे। ठीक है, इस लेवल का डिप्रेशन था। अब आप कहोगे साहब ये डिप्रेशन आया, ठीक है, तो जॉन मेनार्ड केनीज ने क्या कहा? तो मैंने कहा भाई ओल्ड मॉन्क है भाई ये तुम्हारे बूढ़े ऋषि। ओल्ड मॉन्क का मतलब क्या होता है? बूढ़े साधु संत। खैर ये इकोनॉमिस्ट थे, तो इन्होंने कहा कि देखो एक काम करते हैं, तबाह तो हो ही गए, बचा तो कुछ है ही नहीं, चलो कुछ तूफानी करते हैं, तो हम सब खोलते हैं। मतलब उन्होंने बोला कि देखो एक काम करते हैं, इकोनॉमी को किक स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमी को किक स्टार्ट करते हैं। अब किक स्टार्ट जो हमारी बाइक में होता है सेम वही है। इंजन को स्टार्ट करने के लिए एक जोरदार धक्का मारना पड़ता है किक के जरिए। एक बार इंजन स्टार्ट हो गया तो इंजन अपने आप चलता रहता है, बार बार किक तो मारनी पड़ती नहीं है। ऐसे ही इकोनॉमी को करना था। इकोनॉमी की जो साइकिल थी सेल परचेज वाली, ठीक है, सेल परचेज वाली, यानी वही कि वर्कर बोल रहे थे कि साहब ऐसा है कि हमको पहले काम दो, ठीक है। फैक्ट्रीज वाले बोल रहे थे कि हम काम तब देंगे पहले हमारा सामान बिके, डिमांड क्रिएट हो। जब तक मार्केट में डिमांड क्रिएट नहीं होगी, हम सामान बनाएंगे नहीं। और डिमांड क्रिएट क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है ना। पहले डिमांड क्रिएट करवाओ, तो एक बार डिमांड क्रिएट हो गई तो फिर जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं वो अपने आप उस डिमांड को फुलफिल करने आ जाएंगी। अब डिमांड कैसे क्रिएट की जाए? तो एक नया कॉन्सेप्ट देते हैं, ये हेली, जिसे हम किक स्टार्ट इकोनॉमी बोलते हैं या हेलीकॉप्टर मनी भी बोलते हैं कभी कभी इसे, हेलीकॉप्टर मनी। हेलीकॉप्टर मनी भी बोलते हैं, ठीक है। या इन्होंने ऐसे बोला था कि देखो एक काम करते हैं, एक थ्योरी दी थी, दैट इज डिग द होल एंड फिल द होल। डिग द होल एंड फिल द होल, इसका मतलब ये हो गया कि एक काम करो, एक व्यक्ति को पकड़ो, उससे बोलो कि भाई तू गड्ढा कर, दूसरे व्यक्ति को पकड़ो, उससे बोलो कि तू गड्ढे को भरेगा, ठीक है। गड्ढा खोदेगा एक, एक दूसरे गड्ढे को भरेगा। अब इससे होगा क्या? भाई कोई नया काम तो हो नहीं रहा। गड्ढा तुमने खोदा, दूसरे ने आके भर दिया, वो जगह तो वैसी थी वैसी रह गई। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा? अब कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो फिर ये करवा क्यों रहे हो? ये करवा इसलिए रहे हैं कि जो व्यक्ति गड्ढा खोदेगा आज दिन भर वो काम करेगा, शाम को क्या करेगा? वो सैलरी लेके जाएगा। जो गड्ढा भर रहा है वो भी काम कर रहा है, वो भी सैलरी लेके जाएगा। अब ये काम तो कुछ हुआ ही नहीं, और बिना काम के पैसे कौन देगा? प्राइवेट प्लेयर तो देने वाले नहीं। प्राइवेट प्लेयर तो पैसे तब देंगे जब कुछ काम हो। तो कहा ये कि अगर प्राइवेट प्लेयर तैयार नहीं है काम करवाने को, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार ये काम कराए। तो सरकार ने अपनी जेब से पैसे लगाए इस थ्योरी में, और इस प्रोसेस को शुरू किया। जैसे ही लोगों के पास पैसे पहुंचने शुरू हुए, उनके पास परचेजिंग पावर आ गई। उन्होंने मार्केट गए, मार्केट में कोई चीज़ की डिमांड की, और जैसे डिमांड की, तुरंत जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो भागे भागे आए कि बताइए सब क्या चाहिए। और जब मैन्युफैक्चरर आ गए, जाहिर सी बात है फैक्ट्री शुरू हो गई। और जब फैक्ट्री शुरू हो गई तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हो गया, और एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हो गया तो तुम्हारे पास सैलरी आ गई। यानी जो एक सैलरी और एक्सपेंस का जो साइकिल था सेल परचेज वाला, ये दोबारा से रोटेट करना शुरू कर देता है। तो जाहिर सी बात है आपकी जो इकोनॉमी है ये ग्रो करेगी, डिप्रेशन से बाहर आने की कोशिश करेगी, है ना। तो जब इकोनॉमी रिवाइव कर रही है आपकी डिप्रेशन से, तो उस स्टेज को बोलते हैं हम रिफ्लेशन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेशन। ठीक। रिफ्लेशन जब अपने नॉर्मल पॉइंट पर होता है, यानी जीरो से ऊपर चलना शुरू कर देता है,
तो उसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो इस तरीके से हमारी इकोनॉमिक साइकिल चलती है। इसे क्या बोलते हैं हम? इकोनॉमिक साइकिल। ठीक है, इकोनॉमिक साइकिल। अब एक चीज नोट करने वाली ये है, क्या इंडिया में कभी डिप्रेशन आया है? नहीं, इंडिया में कभी डिप्रेशन नहीं आया। रिसेशन का कुछ दौर आया है, डिफ्लेशन का आता जाता बना रहता है, रिसेशन कई बार छोटा मोटा आया जरूर है, लेकिन डिप्रेशन कभी नहीं आया। हमारी पूरी आरबीआई, पूरी सरकार कोशिश ये करती है कि जो इन्फ्लेशन और रिफ्लेशन वाला दौर है, यानी ये वाला जो दौर है, इसको जितना बड़ा हो सके, जितना लंबे समय तक खींचा जा सके खींचा जाए। क्योंकि इतना क्लियर है कि इन्फ्लेशन एक बार चलना शुरू करेगा तो कभी ना कभी, कभी ना कभी स्टैगफ्लेशन पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा। और स्टैगफ्लेशन में पहुंचने के बाद वो डिफ्लेशन में पहुंचेगा, रिसेशन पे पहुंचेगा। तो उसे ये सर्कल कंप्लीट करना ही करना है, रोक ही नहीं सकते आप। हाँ, बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज है तो आप एक काम कर सकते हो, रिसेशन से दोबारा से डिप्रेशन में जाने से पहले रिसेशन में ही संभाल लो इकोनॉमी को और रिफ्लेशन पर ले आओ। ये काम किया जा सकता है। लेकिन दुनिया की कोई ऐसी इकोनॉमी नहीं है जो इस सर्कल को फॉलो ना करे। तो हमारी पूरी आरबीआई, पूरी सरकार का जो जोर रहता है वो इन्फ्लेशन वाले दौर को जितना लंबा हो सके उतना लंबा खींचने। अब देखो, इन्फ्लेशन से चलना शुरू किया, पहुंचना कहाँ है? स्टैगफ्लेशन पहुंचोगे ही पहुंचोगे। जितनी तेज चलोगे उतनी जल्दी पहुंचोगे, जितनी धीमे चलोगे उतना लेट पहुंचोगे। और स्टैगफ्लेशन पे जाना कोई नहीं चाहता, लेकिन पहुंचना मजबूरी है। तो क्या करो, इन्फ्लेशन धीमा चला के रखो, चलाना तो पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इन्फ्लेशन जरूरी क्यों है और इन्फ्लेशन, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन क्या है। अभी हमने इन्फ्लेशन समझा, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इन्फ्लेशन जरूरी क्यों है और एक टाइप ऑफ इन्फ्लेशन क्या है। ठीक है, और भी चर्चाएं करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इतना ही रहने। नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिल जाएगा, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।